Warm welcome to everyone. This is Varun Prajapati. Welcome to our future will. From today, we are going to continue our English session. आपसे हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सेशन की, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट करता है। देखिए, इंग्लिश तो हम सभी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम उसका बेसिक जान लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उन ग्लिम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट करता है। कोई भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक ये है कि जो क्वेश्चंस, जो स्ट्रक्चर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम उसी ग्लिम्स से डील करने जा रहे हैं कि कितना पूछा जाता है और वो कितने कितने मार्क्स का और उसका इम्पोर्टेंस सिलेबस कितना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली जो हमसे इंग्लिश पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको हमने उसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट ग्लिम्स जो है हमने उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इंग्लिश की। किसकी? इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है जो रेलेवेंट करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उसको हमने 3 सेक्शन में बांटा है। ठीक है, कौन से? 3 सेक्शन में। सबसे पहले क्या है? ग्रामर। क्या है? ग्रामर। ठीक है, जो बेसिक ग्रामर है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है, बट इसका जो अलग है वो ये है कि जिसका डीप मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस ग्रामर को भी हमने 2 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर 8 इन नंबर्स। कितने में फ्रेंड्स? 8 इन नंबर्स। हम लोग सभी इससे अवगत हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दे आर 8 इन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा है टेंसेस। क्या फ्रेंड्स? टेंसेस। टेंसेस में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वॉइसेस हैं हमारे, ठीक है, हमारे नरेशन हो गए और काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम आगे इनसे डील करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम उसकी ग्लिम्स जानेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ओके माय फ्रेंड्स, क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंशन। देखो, बेसिकली जो मीनिंग है कॉम्प्रिहेंशन का उससे हम जान सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। माय फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड। आई गेटिंग माय पॉइंट? टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पहले उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, देन इसको एनालाइज करना अपने शब्दों में, उसको समझना। तो टाइटल से समझ पा रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है, उसको एनालाइज करना अपने शब्दों में, उसको समझना। ठीक है, तो वो क्या, कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने कुछ सेक्शन में बांटा है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो आता है हमारा रीडिंग पैसेज या फिर रीडिंग स्किल्स, कुछ भी कह लें। ठीक है, रीडिंग पैसेज ये वही पैसेजेस वगैरह हैं जो हम 9th 10th 11th पढ़ते आए हैं कि कोई स्टोरी टाइप होता है, पैराग्राफ टाइप होता है, उसको पढ़ना अच्छे से, फिर उसको एनालाइज करना अपने शब्दों में, और कुछ उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर्स उस पैराग्राफ उस स्टोरी से फाइंड आउट करने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोस्टर ये भी एक पैराग्राफ की तरह होता है, लेकिन बीच बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स लाइक भरना पड़ता है हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। ठीक है, तीसरा है हमारा पैराजम्बल। क्या फ्रेंड्स? पैराजम्बल। इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पैराजम्बल क्या होता है? देखिए, एक इसमें भी एक स्टोरी टाइप होता है, एक पैराग्राफ टाइप होता है, इसके जो सेंटेंस वो इधर उधर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी की ध्यान से पढ़ना, एनालाइज करना, फिर उन सेंटेंस को एप्रोप्रिएट मैनर में उसको अरेंज करना। ठीक है, तो ये जो दो सेक्शन हो गया हमारा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी। ठीक है, तीसरा सेक्शन क्या है हमारा? वोकैबुलरी। इसमें भी बेसिक चीजें हैं, वो जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है एंटोनियम, सिनोनिम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एंटोनिम सिनोनिम। इसको हम बोले तो
हिंदी में बोलते हैं एंटोनिम, यानी इसका अपोजिट सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड वाला, ठीक है। दूसरा बात करें तो स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, ठीक है, हमारे पास। और नेक्स्ट बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये भी हमने पढ़े हुए हैं कि कोई एक सेंटेंस होता है, उसका एक वर्ड में आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो इतना सारा जो है हमारे पास, वो सारा कुछ रेलेवेंट करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इतना जो है, अगर आई एम डैम श्योर अगर इतना आपने बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। बट वन कंडीशन इज देयर कि हमें उनकी बेसिक से, रूट से लेकर हाई तक सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे, इसके आगे हम जानेंगे कि बेसिक्स, इस इंग्लिश का बेसिक जो इसके ग्लिम्स है, हम थोड़ी थोड़ी इनकी ग्लिम्स भी जानेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश, पहले हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर इंफॉर्मेशन हमें पता होगी तो हम इजीली जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं एग्जाम्स में, उनको अच्छी तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लिश जो है हम उसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, माय डियर। क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की तरह। बट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज एन लैंग्वेज। वो क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है हमारी, एक लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं, जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स की हमें आवश्यकता होती है, कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। तो हर एक लैंग्वेज की तरह हमारे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास भी कुछ सिंबल्स हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, हमारे पास कितने सिंबल्स हैं, 26 लेटर्स। उनको मिला के हम कहें तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। तो क्या है, देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इंग्लिश क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। हम यही बात खा जाते हैं कि इसे हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। इसे हमें किसकी तरह पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज की तरह, ठीक है। तो लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। तो हमारे पास भी इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर्स हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। हिंदी में बोले तो वर्णमाला, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। अल्फाबेट को, उसको समझने के लिए हमने दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। विच आर, फर्स्ट वन इज वॉवल्स। क्या बोलते हैं इसको, वॉवल्स। एंड सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। हम बड़े इनसे भी हम जानते हैं कि विच आर वॉवल्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो वॉवल्स विच आर 5 इन नंबर्स, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए रिमेनिंग 21 आर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आगे क्या हमने अल्फाबेट को किस सेक्शन में बांट दिया, दो सेक्शन में हमने अल्फाबेट्स को बांट दिया, विच आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स आर 5 इन नंबर्स एंड कॉन्सोनेंट 21 इन नंबर्स। चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक नई रचना की। क्या की, नई रचना की। देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें वॉवल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, उसको हम आगे जानेंगे। देखो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के हमने कुछ नया बनाया। क्या बनाया, नया। उसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं, वर्ड। देखो वर्ड होता क्या है, इसको जान लेते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है वर्ड्स की। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ आ लेटर्स। माय फ्रेंड्स क्या बोलते हैं वर्ड्स को, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ
लेटर्स, यानी कि लेटर्स को इस तरीके से कंबाइन किया जाए, इस तरीके से अप्रोप्रिएट मैनर में उसको कंबाइन किया जाए कि उसका कोई मीनिंग निकले। क्या निकले? मीनिंग। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा पेन। क्या लिखा? पेन, PEN। तेरा 3 लेटर्स PEN, ठीक है। तो हमने तीनों को एक एप्रोप्रिएट मैनर में रख दिया, तो इसका क्या एक अर्थ है कि नहीं है? हमारे पास जो हम लिखते हैं जिससे, वो क्या है? पेन ही तो है, ठीक है। तो उसका क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। बट अगर हमने इसको इनकरेक्ट मैनर में लिख दिया, जैसे NPE, इसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? नहीं। तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है डियर? ठीक है। तो वर्ड की कैटेगरीज में क्या आएगा? जो कोई मीनिंग हो, उसका कोई मीनिंग हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी बोल रही है कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स व्हिच कॉल्ड इज वर्ड। समझ में आ रहा है डियर? ठीक है। इसके आगे हम बात करें कि वर्ड को हम किस तरीके से और समझ सकते हैं, वर्ड को भी हमने इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में हम क्या कर रहे थे? हमने वर्ड्स पर छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? वर्ड पे। देखिए, इंग्लिश में जो वर्ड है, वर्ड क्या कहलाता है? हम अभी पढ़ा है हमने क्या? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या बोलते हैं हम? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स को किसी इस तरीके से अरेंज किया जाए, एक एप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज किया जाए कि उसका एक मीनिंग निकले। क्या निकले? अर्थ। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो वर्ड की कैटेगरी में नहीं आता। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमने क्या किया? जो वर्ड है, क्या है? वर्ड। उसको क्या किया हमने? देखो, हर एक शब्द का एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हमने उस वर्ड की आइडेंटिटी के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कैटेगराइज। उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ग्लिम्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या होती है, सिर्फ इतना जानेंगे, ठीक है। पूरा हम कभी अलग लेक्चर्स में इसकी बात करेंगे। ब्रॉड टॉपिक है एक, तो हम उसके बारे में चलो इसके कुछ ग्लिम्स जान लेते हैं कि इसकी ग्लिम्स क्या क्या होती हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? नाउन। क्या माय डियर? नाउन। नाउन क्या होता है? इस यूनिट्स वर्ड्स में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे अराउंड है, हमारे बियॉन्ड है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी के नाम। क्या होता है? उन सभी के नाम। तो हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। हमने भी क्या कहा कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी के नाम, नेमिंग वर्ड्स। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक, सॉरी, नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। आगे बात करें हम प्रोनाउन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? प्रोनाउन। देखो, एक जैसा दिख रहा है नाउन, ये क्या है? ये भी एक नाउन है, बट प्रोनाउन ये क्या होता है? ये सिर्फ नाउन को रिप्लेस करता है। क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? रिप्लेस। तो हम इसको कह सकते हैं विच वर्ड्स विच रिप्लेस the noun। Are you getting my point here? क्या होता है कि प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स which replace the noun, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और है एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? which qualifies noun and pronoun। ठीक है, क्वालिफाइज का मतलब क्या है? कि उसकी कुछ अच्छाई या बुराई बताना, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना। बेसिक सा मीनिंग है क्वालिफाई करना, ठीक है। तो which qualifies noun and pronoun that calls adjective। क्या बोलेंगे हम इसको? एडजेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास वर्ब। क्या माय डियर फ्रेंड्स? वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं? इसको हम कभी अलग लेक्चर में सेपरेटली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एक ग्लिम्स जान लेते हैं। वर्ब को हम क्या बोलेंगे?
एक्शन वर्ड्स, क्या बोलते हैं हम डियर, एक्शन वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी एक्शन का होना दिखाई देता है। क्या होता है, किसी एक्शन का होना दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे क्या है, एडवर्ब। अभी एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब विच क्वालिफाई आ वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के बाद क्या हो गया, प्रेपोजिशन। क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स। क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। आगे क्या आता है हमारा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, क्या आता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें किसी फीलिंग, सडन फीलिंग या सडन एक्सप्रेशन का मालूम होता है। क्या होता है, सडन फीलिंग या सडन एक्सप्रेशन। सडन फीलिंग्स या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यहां तक चीजें क्लियर हुई। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजक्शन। क्या माय डियर, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, इनको हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे हम इनको, ज्वाइनिंग या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स। देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम इजीली हमने 9th 10th 11th 12th में पढ़ी हुई हैं। बस आज सिर्फ इनकी हम ग्लिम्स जानेंगे और जो पूरा डिस्क्रिप्शन लेवल पर उसे हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले क्या था, नाउन, नेमिंग वर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके नाम हैं, वो क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाइज करते हैं, यानी कि कुछ उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं। चलो वर्ब क्या होते हैं, जो वर्ड्स, उन वर्ड से किसी सेंटेंस में एक्शन का होना पता चलता है, ठीक है, एक्शन का, तो उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है वर्ब को। चलिए प्रपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स। चलो इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशन, यानी कि हम हंस दिए एकदम से, रो दिए एकदम से, तो जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशन के बारे में बताया वो हमारे हो गए इंटरजेक्शन। कंजक्शन क्या हो गया, जो कंजक्शन बेसिकली होता है एक सेंटेंस में दो चीजों को कनेक्ट करे, वो हो गया हमारा कंजक्शन। चलिए इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है हमारे सेंटेंस से, ठीक है। जब तक हम सबको नोट कीजिए, ओके कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम। अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। हमने वर्ड के बारे में पता कर लिया, लेटर्स के बारे में पता कर लिया, अब देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखिए हमने वर्ड को अभी अच्छी तरीके से समझा है कि वर्ड क्या होता है, कि एक मीनिंगफुल यूनिट होती है जिसको हम एप्रोप्रिएट मैनर में फिक्स करते हैं और उसका एक मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है, मीनिंग, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ड। उसी प्रकार से सेंटेंस है कि उसका एक एप्रोप्रिएट में जो वर्ड है हमारे पास, शब्द हैं, उनको भी एक अच्छी तरीके से एप्रोप्रिएट मैनर में मीनिंगफुली उसको अरेंज कर दें तो हमारे पास सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या होता है माय डियर, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस। क्या कहलाता है, सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो एक जो उसका एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए,
उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो सेंटेंस है वो 3 तरीके से बनता है। क्या होता है? 3 तरीके से। जो उसका स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है माय डियर। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, या फिर हम उसको डूअर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर। जो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है, जिसके द्वारा हो रहा होता है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट, या फिर हम कहें डूअर। क्या होता है? डूअर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब हमने अभी पढ़ा है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस में हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बिना इसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा होता। ठीक है। देखो तो वर्ब भी है, 2 तरीके से हमें बताती हैं, 2 तरीके से कंप्लीट होती है। जैसे वर्ब है, क्या होता है? एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एक होता है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए जो मेन वर्ब क्या होता है, उसी से हमें पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है। क्या होता है? उसी से हमें पता चलता है कि एक्शन क्या होता है। ये जो मेन वर्ब है वो हमें एक्शन के बारे में बताता है। सेंटेंस में क्या बताता है? एक्शन के बारे में। उसको भी हमने 5 वर्ब फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। एक्शन जो होते हैं वो कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की? तो हमारे पास कितनी है? 5 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम इसको V1 प्लस ING और फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और 5th फॉर्म, या फिर इसको S या ES भी बोलते हैं। ठीक है माय डियर्स। तो फॉर्म कितनी होती है? 5 होती हैं। एक्शन जो मेन वर्ब होता है वो क्या करता है? उस सेंटेंस में होने वाले एक्शन को बताता है। जो किस तरीके से फॉर्म उसको बांटी गई है? 5 तरीके से। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हम इसको बोलते हैं, और 5th फॉर्म यानी कि S या ES। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं सेंटेंस में। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, जिसके द्वारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब आगे बात कर लेते हैं तीसरा फॉर्म क्या है जो हमारे सेंटेंस कंप्लीट होने में, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में मदद करता है। वो हमारा है ऑब्जेक्ट माय डियर। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है कि सब्जेक्ट में जो काम होने जा रहा है, यानी जो उसका उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार से पूरा होता है मेरे डियर फ्रेंड? 3 प्रकार से। उसका स्ट्रक्चर कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। सबसे पहला सब्जेक्ट, डूअर, फिर आता है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट और डूअर क्या होता है? जो उस एक्शन को कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को करने जा रहा होता है, उसको हम डूअर भी कहते हैं। वर्ब क्या होता है? जिससे हमें उस सेंटेंस में होने वाले एक्शन का पता चलता है। ठीक है माय डियर। तो वर्ब को हमने 2 प्रकार से उसको क्लासिफाई कर दिया, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जिससे हमें जो मेन एक्शन है उसका होने का पता चलता है। उसकी 5 फॉर्म होती है, हमने पढ़ी हुई है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ING भी बोलते हैं। ठीक है। एंड 5th फॉर्म और S या ES। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर होती है, जो जो हम आगे जाके टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस भी हम इनको जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट है ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस में उद्देश्य है, उस काम को करने का ऑब्जेक्ट है, वो हम पढ़ते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट में। चलिए अब इसके आगे हम पता करेंगे कि सेंटेंस का जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने काइंड के होते हैं। आज हम सिर्फ उसकी लिंक जान लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे सेंटेंस की माय डियर फ्रेंड्स। किसकी बात कर रहे थे? सेंटेंस की। चलिए लिख लेते हैं सेंटेंस। चलिए सेंटेंस की हमने बात की कि एक ऐसा यूनिट क्या नाम है, कॉम्बिनेशन वर्ड्स विच हैव मीनिंग। क्या होता है कि सेंटेंस में क्या था कि हमने पढ़ा है कि वर्ड्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई मीनिंग निकले। क्या निकले माय डियर फ्रेंड्स? मीनिंग। तो लिख सकते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स प्लस मीनिंग। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स
प्लस मीनिंग, यानी अप्रोप्रिएट मैनर में उसका अरेंजमेंट हो और उसका कोई मीनिंग ले, तब जाके हम उसको सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अब आगे हम इसकी बात करते हैं काइंड्स की, यानी कि उसके प्रकार की, कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है माय डियर। चलिए देखिए, सेंटेंस सबसे पहले होता है हमारा अफर्मेटिव। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? अफर्मेटिव। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल टेंसेस, ठीक है। ये क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होती है, ठीक है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। लाइक राम is writing a letter, ठीक है माय डियर। क्या हो रहा है? राम इज राइटिंग अ लेटर। तो हमारे पास राम क्या है? सब्जेक्ट या डूअर, ठीक है। इस क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि सब्जेक्ट राम इज राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारे पास राम क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर कह सकते हैं इसको। इसके हमारे पास हेल्पिंग और राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। और अ लेटर क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात हो गई हमारे असर्टिव सेंटेंसेस की। अब आगे बात करते हैं इसका दूसरा सेक्शन, वो हमारे पास नेगेटिव। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव। चलिए नेगेटिव में भी क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको भी हम एग्जांपल की तरह समझते हैं। इसी को ले लेते हैं। राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसके बाद आएगा हमारा नॉट। मेन वर्ब क्या है इसका? राइटिंग। क्या कर रहा है वो? लिख रहा है। क्या लिख रहा है माय डियर? ऑब्जेक्ट क्या है उसका? अ लेटर। Are you getting my point? तो राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या हो गया? नॉट लगा के हमने इसको जोड़ दिया, यानी कि राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव। आगे हम बात करें चलिए आगे हम बात करें इंटेरोगेटिव। क्या माय डियर? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? हम सभी को पता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होगा? आस्किंग सेंटेंसेस। क्या होते हैं? आस्किंग सेंटेंसेस, ठीक है माय डियर। तो इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? आस्किंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसका भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम लोग। देखो, जो हमारे पास इंटेरोगेटिव है उसको हमने 2 सेक्शन में बांट दिया है। क्या बांटा है? 2 सेक्शन। सबसे पहला होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है माय डियर? क्लोज एंडेड, जिसका आंसर यस और नो में देते हैं हम। क्या करते हैं? यस और नो में देते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। क्या करते हैं? यस और नो में देते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर है। क्या है? क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर। चलो इसका हम एग्जांपल की तरह इसको पढ़ते हैं, एग्जांपल की हेल्प इसको पढ़ते हैं। तो जैसे हम एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हैव यू सीन द ताज? हैव यू सीन द ताज? क्या आपने ताज देखा है? देखिए, हेल्प वर्ब क्या हो गया हमारा? हैव। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। मेन वर्ब क्या हो गया? सीन। एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया?
द ताज। तो देखिए इसका जो क्लोज एंडेड में क्या होता है, इसको आंसर हम बेसिकली हम देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताज देखा है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ यस और नो में इसको आंसर करना है कि आपने ताज देखा, हाँ मैंने ताज देखा, या फिर मैंने ताज नहीं देखा। चलिए तो ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया, जिसका आंसर हमें क्या करना है, सिर्फ यस और नो में, बेसिक सी चीज है। दूसरा क्या कहता है, ओपन एंडेड। क्या होता है माय डियर, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, देखिए क्लोज एंडेड में क्या होता है, जहां एक्सप्लेनेशन का क्लोज होता है, और ओपन एंडेड में क्या होता है, जहां हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है माय डियर, क्या करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर है वो भी जान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे डेट हमने क्या किया, सिर्फ इसको क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। चलिए ओपन एंडेड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन इसका हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको एक, तो एग्जांपल क्या कहता है, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन जोड़ दिया, व्हाट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैव यू सीन इन द ताज। ठीक है माय डियर, तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट हैव यू सीन इन द ताज। कॉमन सेंस की बात है, अगर हमसे पूछ रहा है कि आपने ताज में क्या देखा, तो हम इसका यस और नो में आंसर तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपने क्या देखा, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अफर्मेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, और इसका हम आगे देख लेते हैं इंपेरेटिव। ठीक है, जब तक चलिए आगे बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रकार की। तीसरा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं हमारे पास डियर फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन या फिर कमांड। इंपेरेटिव सेंटेंस किसका काम करते हैं, क्वेश्चन या फिर कमांड का। ठीक है, या फिर हम क्या लें, ऑर्डर का। क्या कहना माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर का। चलो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, उसे भी जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, वर्ब जिसकी फॉर्म फर्स्ट होनी चाहिए एंड देन ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा है। इसको देखो स्ट्रक्चर है, इसका भी दो सेक्शन में हमको इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्या किया है, दो सेक्शन में इसका स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया गया है। पहला सेक्शन है हमारे पास वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से इसका शुरुआत करते। देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शट द डोर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, शट द डोर। शट क्या हमारे पास वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ठीक है, द डोर क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, शट द डोर। शट द डोर हमारे पास क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या होता है हमारे पास, इसका दूसरा भी देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये इसका दूसरा सेक्शन है। ठीक है, ये इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर। तो हमारे पास पहला है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बताता है, एंड देन हमारे पास दूसरा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके से दो सेक्शन में हम इसको कवर करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका हम चौथा समझ लेते हैं, एक्सक्लामेटरी। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी।
पांचवा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्टेटिव। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्टेटिव। चलिए, ये 5 प्रकार से हमारे सेंटेंस हो गए। पहला क्या हो गया था हमारे पास? अफर्मेटिव। दूसरा था हमारे पास इंटरोगेटिव। तीसरा क्या हो गया हमारे पास? इंपरेटिव। फोर्थ हो गया हमारे पास एक्सक्लेमेटिव एंड देन हो गया हमारे पास ऑप्टेटिव। आज की क्लास से ही थोड़ा समाप्त करते हैं। पहले आज इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने आज ग्रामर देखा। क्या देखा? ग्रामर मीन्स हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या क्या जरूरी है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसकी जो होने वाली प्रॉब्लम से जो रिलेवेंट करता है हमारे पास, वो हमने देखा। तो हमने सिलेबस देखा उसका कि किस तरीके से हमें उसको तैयारी करनी है, ठीक है। फिर हमने बेसिक्स देखा इंग्लिश का, क्या क्या बेसिक है, क्योंकि देखो अगर हमें इसको बेसिक पता हुआ इंग्लिश को तो उससे छोटी छोटी होने वाली प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही होते हैं, वो हमें बड़े स्तर से गिरा सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं गिरना नहीं है, हमें क्या करना, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को वहीं खत्म कर देना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स आपको जड़ से खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये करना कि आप हमारे साथ बने रहिए, लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहिए। आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स। देखिए, ग्रामर को मैंने अभी आपको समझाया था कि ग्रामर हमारे कितने सेक्शन में कवर होता है। 2 सेक्शन में हम इसको कवर करते हैं। पहला है हमारा टेंसेस एंड द सेकंड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखिए, मोस्टली क्या होता है, हम ग्रामर को पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं, बट हमें सेंटेंस से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टैकल करता है सेंटेंस, ठीक है, सॉरी टेंस टैकल करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेंस से होते हुए हम वॉइसेस पे जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज पे जाएंगे, नरेशन पे जाएंगे और कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस की बात हमने आज उसकी ग्लिम्स जान ली, डिस्क्रिप्शन लेवल पर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आने वाला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो टेंसेस पर ही होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू।